आइए आज बात शुरू करते हैं फिर से 1.5 की, जो बात कर रहा है नीति शास्त्र के आयाम की। नीति शास्त्र के विभिन्न आयामों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कुछ आयाम अभी हमारे बचे हुए हैं। तो जो आयाम थे हमारे सामने वो 4 थे: वर्णनात्मक, अधि, मानकीय और अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। अनुप्रयुक्त में जैव नीति शास्त्र की चर्चा हम कर चुके हैं। आज पर्यावरण, व्यावसायिक, पत्रकारिता, खेल, युद्ध और तकनीकी नीति शास्त्र की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आ रहा है पर्यावरण नीति शास्त्र। पर्यावरण नीति शास्त्र को हमने अर्थ एवं विषय, इसके दुष्परिणाम, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और पशु नैतिकता से जुड़े हुए संबंधों को आज हम इसमें शामिल करेंगे। एक एक करके आइए बात करते हैं। पर्यावरण है क्या? परि जो हमारे चारों ओर है और आवरण जो हमें घेरे हुए है। तो पर्यावरण है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक तमाम कारक होंगे। और ये पर्यावरण हमारे लिए एक पूरी मिलीजुली समष्टि इकाई होगा। इसमें जीवधारी भी आएंगे और इकोसिस्टम आएगा। परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करेगा, जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करेगा, जिसका प्रभाव उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करेगा। कैसे दिखते हैं, कैसा जीवन जी पाएंगे और कितना जी पाएंगे, ये सारे विषय हमारे पर्यावरण के नीति शास्त्र से जुड़े हुए होते हैं। पर्यावरण प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हम उसमें लगातार सम्मिलित हैं, व्याप्त है। ये हम इसका कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ इसका हिस्सा हैं। इसको या तो हम बना सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं, या अगर योगदान नहीं दे रहे हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको बिगाड़ रहे हों या हम न्यूट्रल रहें। तो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो मानवीय कृत्य हैं, जो मैं और आप निरंतर कर रहे हैं, जब हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ना ही है। इसको हम रोक नहीं सकते। जब हम सांस बाहर फेंकते हैं तो भी हम पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को डाल ही रहे हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। यानी पर्यावरण के लिए काम हमने बढ़ा दिया, पेड़ों के लिए काम हमने बढ़ा दिया। मेरी छोड़ी हुई ऑक्सीजन को अब ये पेड़ ग्रहण करेगा और इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके देगा। अब इस उदाहरण से आप समझ पा रहे हैं कि जो भी आप दिन भर करते रहते हैं वो कैसे पर्यावरण को प्रभावित करता है और कैसे पर्यावरण आपको प्रभावित कर सकता है। अगर वातावरण में, पर्यावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या करेंगे? ऐसा दुष्परिणाम तो हम लगातार बड़े शहरों में देख ही रहे हैं, जहां प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है, ऑक्सीजन कंडीशनर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये हमारे आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं। पीटर सिंगर, जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत मशहूर अप्लाइड एथिक्स के विद्वान हुए हैं, इन्होंने कहा कि वह नैतिकता जिसमें सभी सजीव प्राणियों के प्रति सरोकार निहित होते हों, पर्यावरणीय नैतिकता है। कौन सी नैतिकता? जिसमें जितने भी जीव हैं, जो भी सजीव प्राणी हैं, उनके प्रति नैतिकता, जितने भी सजीव प्राणी हैं उनके प्रति जो हमारा संबंध है, सरोकार है, कैसे वो जिएंगे, कैसे वो रहेंगे, वो क्या है, कौन है, तो इससे जुड़ी हुई जितनी नैतिकता है ये पर्यावरणीय नैतिकता है। यानी हम पर्यावरणीय नीति शास्त्र में क्या क्या पढ़ेंगे
एक तो जलवायु परिवर्तन भी पढ़ सकते हैं, अवश्य पढ़ेंगे। दूसरा, कार्बन उत्सर्जन के दुष्परिणाम से दुनिया को कैसे हम बचाएं, इसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं। पर्यावरण को हम कैसे प्रभावित कर रहे हैं और पर्यावरण से हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इन दोनों का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे रहना चाहिए। पर्यावरण के सभी अवयवों, जीव जंतु, पेड़ पौधों, जलवायु तत्व, चट्टानें आदि में ईश्वर ने आपको या मुझे सबसे शक्तिशाली बनाया है। जितने भी अवयव हैं उन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मनुष्य है। और इसीलिए वो कर क्या रहा है? वो बदतमीजी कर रहा है। वो कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। वो अपनी सुविधा के अनुसार उपभोग कर रहा है, बिना इस बात को समझे कि बिना सोचे समझे उपभोग करने का परिणाम क्या होगा। ये परिणाम यदि हम इसकी परवाह नहीं करेंगे तो अच्छा होगा या बुरा होगा? आप समझते हैं कि ये तो दुष्परिणाम ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो जब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के नाते हम पर्यावरण का और पर्यावरण से जुड़ी हुई तमाम बातें, यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जलवायु तत्व, चट्टानें, इन सब का बेहद इस्तेमाल करने लगेंगे तो इसके होंगे दुष्परिणाम। कौन कौन से दुष्परिणाम होंगे? तो अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधे विलुप्त हो जाएंगे। इनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। वायु, जल और मृदा का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब ये चरम पर पहुंच गया है, लिखा तो है मैंने, परंतु मुझे लगता है कि अभी शायद चरम हमें देखना बाकी है। अभी हम मानेंगे नहीं, हम कुछ कुछ और करते रहेंगे और तब हमें शायद समझ में आएगा ये चरम क्या है। लेकिन हम कितना वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, कितना हमने जल को प्रदूषित कर दिया कि अब हमें कम से कम अपने देश में, भारतवर्ष में, तो लगातार पानी को साफ करना पड़ता है तब हम पी पाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो नल में जो पानी आता था उसको हम बहुत आराम से पीते थे, लेकिन आज तो नल में आते हुए पानी को हम नहीं पी पाते। इसी तरह से जो हमारी मिट्टी है, मृदा, उसको भी हमने बहुत प्रदूषित कर दिया है। इतना फर्टिलाइजर डाला, इतना पेस्टिसाइड्स डाला कि अब वो उसकी जो स्वाभाविक उर्वरा शक्ति है वो सब खत्म हो गई। इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं हैं, विषमताएं हैं, ये पैदा होती चली जा रही हैं। तो ये दुष्परिणाम आ कैसे रहे हैं? इसके मूल में वही सर्वशक्तिमान जैसा वो सोचता है कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं तो हम जो चाहें कर सकते हैं, वही है इसके मूल में हमारे क्रियाकलाप, जिनके परिणाम स्वरूप ये सब दुष्परिणाम आ रहे हैं। अतः स्वाभाविक है कि मनुष्य को इन कृत्यों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए। अच्छी बात है कि हम कम से कम इसको समझ पा रहे हैं कि मैं और आप इसके लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी हैं। और अब जब हम ये समझ पा रहे हैं कि हम इसके लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी हैं, तो फिर पर्यावरणीय नैतिकता का मूल्यांकन किया जाए, पर्यावरणीय नीति शास्त्र का अध्ययन किया जाए, समझा जाए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। हमारी संस्कृति में पर्यावरण को बहुत महत्व दिया गया। कैसे? प्रकृति को जीवन का दूसरा रूप माना गया। भारतीय संस्कृति में वृक्षों, पशुओं, नदियों, पहाड़ों या प्रकृति के किसी भी अंग को हमेशा पूजनीय माना गया, हमेशा उसका बहुत सम्मान किया गया, हमेशा उसका बहुत ध्यान रखा गया। राजा पहला हल चलाता था जब पहली बार बुआई शुरू होती थी। क्यों? क्योंकि माना जाता था कि वो प्रजा का रक्षक है और जब भी हल चलेगा तो कुछ ना कुछ प्रकृति का क्षरण होगा, प्रकृति को नुकसान होगा। कीड़े मकोड़े और बहुत सारी चीजें जो जमीन में हैं वो सब कुछ ना कुछ नष्ट होंगे। और इसका पाप किसको मिले? इसका पाप राजा अपने सर लेता था। क्यों लेता था? क्योंकि प्रजा की जिम्मेदारी उसकी है, प्रजा का पालन पोषण भरण उसको करना होता है।
तो मित्रों, हम तो प्रकृति को इतना महत्वपूर्ण सदा से मानते आए और प्रकृति को जीवन का दूसरा रूप हमने माना। प्राचीन काल से ही इसका सम्मान और संरक्षण करने का भाव हमें रहा, लेकिन 20वीं शताब्दी में इसका दोहन शुरू हो गया। दोहन का मतलब क्या हुआ कि जो हम दे रहे हैं उससे ज्यादा हमने लेना शुरू कर दिया। जब भी हम लेना ज्यादा शुरू कर देंगे, देना कम कर देंगे, तो आप समझते हैं कि जो कोष है, जो संचित निधि है, वो कम होती चली जाएगी। और ये तो सिर्फ दोहन ही नहीं हुआ, बल्कि बेतहाशा दोहन शुरू हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें पर्यावरणीय नीति शास्त्र की भी चर्चा करनी पड़ रही है। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। पहावा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड बनाम दस्तक एनजीओ के मामले में एक विवाद उत्पन्न हुआ कि यह एक कोई कंपनी बनाना चाहता था, लगाना चाहता था, जिससे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचती। लेकिन अब यदि इसको बंद कर दिया जाए तो फिर सैकड़ों लोगों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाएगा, और अगर चालू रखा जा रहा है तो व्यापक पैमाने पर पर्यावरण को खतरा हो रहा है। दोनों बातों को समझते हुए और पहाड़ी जनजीवन पे इसके प्रभावों को समझते हुए, और यह देखते हुए कि पहाड़ी समुदायों ने प्रचलित खेती के विभिन्न तरीकों से भी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि कंपनी को पर्यावरणीय मानकों के अधीन ही स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये सवाल मेरा और आपका नहीं है, भावी पीढ़ियों की रक्षा और सतत विकास के लिए यह अनिवार्य है। और इसीलिए जो प्रदूषण के जो हमारे कानून हैं, प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। इसी तरह टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के विवाद में कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण कानून के तहत सतत विकास के सिद्धांत का पालन एक संवैधानिक आवश्यकता है। अब देखिए मित्रों, यह हमारे लिए संवैधानिक आवश्यकता मान ली गई, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट हो गई। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे आंदोलन निरंतर होते रहे हैं, हो रहे हैं। आइए देखें कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन कौन कौन से हैं। सबसे पहला पुराना एक आंदोलन जो हमें मिलता है वो है विश्नोई आंदोलन। ये है 1730 का। राजस्थान में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह ने अपना महल बनाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। लेकिन ये जो विश्नोई समाज है, इसने इसका भारी विरोध किया, और विश्नोई समाज पर्यावरण के प्रति बहुत प्रतिबद्ध है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, और इसलिए इसने विरोध किया। परिणाम स्वरूप महाराजा अजय सिंह को अपनी योजना निरस्त करनी पड़ी, और विश्नोई समाज ने पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्नोई समाज में वृक्षों को काटने और पशुओं को मारने पर प्रतिबंध है। दूसरा आंदोलन हमारे सामने है मित्रों, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण बचाओ आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। माने अब धीरे धीरे ये चीजें मैच्योर होती चली जा रही हैं। यह आंदोलन न केवल पर्यावरण के लिए किया गया, बल्कि विस्थापित लोगों, गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर गैर विस्थापित जनमानस को मिलाकर किया गया। किसके लिए किया गया? न केवल पर्यावरण के लिए किया गया, बल्कि विस्थापन के लिए भी किया गया। कौन कौन शामिल हुआ? विस्थापित लोग, गैर सरकारी संगठन एनजीओस, और विस्थापित जनमानस जो उससे जुड़ी हुई भावनाएं हैं, उनको लेकर यह शामिल किया गया। इसका नेतृत्व मेघा पाटेकर द्वारा किया गया था। एक और आंदोलन हमारे पास है मित्रों इसी तरह का, जो उत्तराखंड में जंगलों को बचाने के लिए किया गया, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व मूल रूप से गौरा देवी ने किया था। इनको चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने बहुत काम किया, लेकिन शुरुआत गौरा देवी जी ने की थी।
क्यों इसको चिपको आंदोलन कहा गया? क्योंकि जब भी कोई वृक्षों को काटने के लिए आता था तो ये लोग, माने वहां के स्थानीय निवासी और आंदोलनकर्ता, वृक्षों से चिपक जाते थे। भारी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने पेड़ों से लिपटकर इसका विरोध किया, उससे चिपट गए। तो जब चिपट गए तो इसको चिपको आंदोलन कहा गया। अतः इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। एक और आंदोलन जो बहुत समय तक चला, जैसे ये मेघा पाटेकर जी द्वारा चलाया गया आंदोलन बहुत समय तक चला था, नर्मदा वाला, उसी तरह से ये टिहरी बांध आंदोलन भी है। यहाँ एक बांध बनाया जा रहा था, अब जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं, वहाँ टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा तथा भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय बांध है। ये माना गया कि इससे हम बहुत बिजली बनाएंगे और बहुत फायदा इससे होगा, पानी का विनियमन कर पाएंगे और हम सिंचाई के लिए इसका उपयोग कर पाएंगे। तो सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए टिहरी बांध की परिकल्पना की गई। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा था, विश्व का 5वां और सबसे ऊंचा, यानी अगर टूटे तो कहां तक इसका असर पड़ेगा, सारा नीचे तक नष्ट हो जाएगा। तो इसके पर्यावरणीय, ग्रामीण जीवन एवं वन्य जीवन पर होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन चलाया गया और इसका विरोध लगातार किया गया। पर्यावरण से जुड़ी हुई जब हम बातें कर रहे हैं मित्रों, तो पर्यावरण में ही पशु भी आते हैं जो हमारे इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए देखें कि पशुओं से जुड़ी हुई नैतिकता क्या है। पशु हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि वो हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है तो उनसे जुड़ी हुई भी कुछ न कुछ नैतिक बातें हैं। हम ये भी देखना पसंद करेंगे कि विभिन्न पंथों में पशुओं को कैसे देखा गया है। जब भी किन्हीं दवाइयों का विकास किया जाता है तो दवाइयों का जो ट्रायल है, प्रयोग, वह मनुष्यों पर न करके पशुओं पर किया जाता है। ये कहाँ तक उचित है? कुछ पशु प्रजातियां ऐसी हैं जो नाशक हैं। फिर एक चीज है पेटा, और फिर कुछ न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय हैं। इतने खंडों में बांटकर हम इस पशु नैतिकता की चर्चा करने जा रहे हैं। पर्यावरण का हिस्सा कैसे हैं, पशु की नैतिकता क्या है, विभिन्न पंथों में पशुओं का स्थान क्या है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए पशुओं का इस्तेमाल करना कहाँ तक उचित होगा, नाशक पशु प्रजातियों का हम क्या करें, फिर हमारे पास एक पेटा है और न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। पहले आइए देखें कि पशु कैसे हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। पशु भी फूड साइकिल का हिस्सा है। फूड साइकिल पर मेरी एक अलग से वीडियो है जो आप जब चाहें देख सकते हैं। मनुष्यों द्वारा जो पशु हैं यानी मनुष्येतर प्राणी हैं, उनके साथ भी गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि हम पशुओं को उपभोग की वस्तु न मानकर उन्हें पर्यावरणीय जीवन का हिस्सा मानेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे जैसे विभिन्न प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, वैसे वैसे पर्यावरण को विभिन्न प्रकार का खतरा उत्पन्न होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम वहां तक अभी अनुसंधान कर ही नहीं पाए हैं कि किसी प्रजाति, किसी पशु पक्षी की भूमिका इस इकोसिस्टम में थी क्या, उतना हमें पता नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है। और वो एक कोई प्रजाति लुप्त हो गई तो वो जो अपना काम कर रही थी वो काम अब कौन करेगा, ये एक सवाल हमारे सामने उत्पन्न हो जाता है जिसके बारे में हमें अभी पूरा पता भी नहीं है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से जो पशु हैं, पक्षी हैं, यानी मनुष्येतर प्राणी हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं मनुष्येतर प्राणियों की, तो जो मनुष्येतर प्राणी हैं वो क्या है, कौन है और कैसे उनका हम संरक्षण कर पाए या उनको नुकसान न पहुंचाएं। यानी इनसे जुड़ी हुई नैतिकता से क्या बातें हमारे सामने निकल के आ रही हैं, वो ये कि मानवीय क्रियाकलाप को नैतिकता अनैतिकता की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पशुओं में भी स्व जागरूकता है और चेतना है और यह पर्यावरण का हिस्सा है। उनमें वास्तविक चेतना का अभाव है, ऐसा वो लोग कहते हैं जो पशुओं के अधिकारों का समर्थन नहीं करते। बहुत से समूह ऐसे हैं
जो कहते हैं कि नहीं नहीं, पशुओं के कोई अधिकार नहीं है, एनिमल्स के कोई राइट्स नहीं है। क्यों राइट्स नहीं है? क्योंकि उनमें चेतना का अभाव है और उसमें नैतिक समुदाय नहीं पाया जाता। पशुओं में उचित और अनुचित के निर्णय की क्षमता का अभाव है। आपको याद होगा कि नैतिकता हमने माना कि मनुष्य के लिए है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य सोच विचार कर सकता है, समझ सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहां क्या बात की जा रही है कि पशु उचित और अनुचित का निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन क्या यह पशुओं को नैतिकता सिखाने की बात है? ना, यह तो मनुष्य के नैतिकता सीखने की बात है। और मनुष्यों को तो उचित और अनुचित निर्णय लेने की क्षमता है। इसीलिए बहुत से लोग इसका समर्थन करते हैं। क्या कहते हैं कि पशु भी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं, उनमें भी चेतना पाई जाती है। वो न केवल घटक है बल्कि क्वासी ह्यूमन तो है ही ना, उनके अंदर भी कुछ तो जीव है, उनको भी दर्द होता है, वो भी रोते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं, वे भी कुछ हद तक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के अधिकारी हैं। वो इसका प्रयास करते रहते हैं। आप देखें, छोटे छोटे पक्षी भी अपना घोंसला बनाते हैं। सभी जीव जंतु आमतौर से अपनी नई पीढ़ी का ध्यान रखते हैं, उसका प्रशिक्षण करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, गुणवत्तापूर्ण जीने का प्रयास करते रहते हैं। अधिकांश पंथों में पशुओं के प्रति अहिंसा का भाव रखा जाता है। यानी यदि हम पुराने अनुभवों से कुछ सीखें तो हमें ये पता चलता है कि आमतौर से पशुओं को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, पर्यावरण का हिस्सा माना जा रहा है और उनके प्रति अहिंसा का भाव सदा से हमने रखा है। ये कहा जा सकता है कि पशुओं का भी अपना अस्तित्व है और अतः ऐसे जीवों के बारे में नैतिक दृष्टिकोण रखना मनुष्य का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। हमें देखना चाहिए कि कैसे हम पशुओं को, पक्षियों को, उनको जो हमसे कमजोर हैं, ऐसा लगता है कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सोच पाते हैं, बहुत सारी चीजों को मशीनों की मदद से कर पाते हैं और हमने बहुत सारा विकास कर लिया है, जिसको हम अगर विकास कह पाए तो फिर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण, जिसमें पशु भी महत्वपूर्ण हैं, के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ करें। आइए देखें कि विभिन्न पंथों में पशुओं को कैसे माना गया है। अगर हम हिंदू धर्म या हिंदू पंथ की बात करें तो गाय को यहां हमेशा पूजा गया। अनेक पशु पक्षियों को देवी देवताओं के वाहन के रूप में देखा गया, जैसे गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, चूहा गणेश जी का वाहन है, शेर दुर्गा जी की वाहन है और हंस सरस्वती जी के वाहन हैं। पशुओं के प्रति अहिंसा और पर्यावरण का हिस्सा मानकर उनके प्रति संवेदना, दया का भाव हिंदू पंथ या धर्म में हमेशा रखा गया। देखिए कैसे गलती होती है, मुझसे भी गलती हो रही है, मैं ये लगातार इसको धर्म लिख रहा हूं, जबकि हम और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि धर्म और पंथ में अंतर है। भारतीय संविधान संशोधन 42 में यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि रिलीजन को हम धर्म नहीं कहते बल्कि पंथ कहते हैं। इसीलिए हमें हिंदू पंथ के अनुसार भी पशुओं से उचित व्यवहार करना चाहिए। बौद्ध पंथ में भी पशु हिंसा का विरोध किया गया। मैं फिर से इसको ठीक कर लूं कि धर्म नहीं है बल्कि पंथ है। माना जाता है कि पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण पशु जन्म मिलता है। देखिए, यानी वो भी कभी मनुष्य थे, उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ दुष्कर्म किए जिसके कारण उनको पशु के रूप में अब जन्म लेना पड़ा। और बौद्ध धर्म में पशुओं के प्रति करुणा का भाव है। इस्लाम पंथ में भी अल्लाह को सभी जीवों से प्रेम है कहा गया। जब जीव की बात हो रही है तो जाहिर है कि इसमें पशु पक्षी भी सम्मिलित हैं। मनुष्य को चाहिए कि उचित तरीके से ही अन्य जीवों का उपभोग करे। अब देखिए, यहां उपभोग को मान्यता दी जा रही है, उपभोग करने की बात है, लेकिन उचित तरीके से करे। यद्यपि इस्लाम पंथ में पशु बलि की प्रथा है और यह उनके धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ईश्वर यानी अल्लाह को सभी जीवों से प्रेम है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सभी जीवों से प्रेम है। ईसाई पंथ में पशुओं को सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। बाइबल में भी ये माना गया
कि मनुष्य और पशु दोनों ईश्वर की रचना है और भेदभाव के आधार पर व्यवहार अनुचित है। तो विभिन्न पंथों में मित्रों ये हमने देखा कि पशुओं के प्रति क्या भाव है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि पशुओं, पक्षियों इत्यादि का क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल है क्या? क्लिनिकल ट्रायल है जब भी कोई दवा, औषधि विकसित की जा रही है तो सीधे मनुष्य को न देकर पशु पक्षियों को दिया जाता है, चूहे को दिया जाता है, बंदर को दिया जाता है, तरह तरह की अन्य प्रजातियों को दिया जाता है। इसको हम क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। इसके पक्ष में बहुत सारी बातें हैं। ये कहा जा सकता है कि क्योंकि मनुष्य का जीवन मूल्यवान है और उसके ऊपर हम ये प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए पशुओं के पास हमें ये अवसर मिल जाता है कि हम उनके साथ ट्रायल करें और मानव समुदाय को एक हम क्षति से बचा ले जाते हैं। विरोध में तर्क ये है कि अगर मनुष्य के जीवन रक्षा के लिए इसको किया जा रहा है तो निरीह पशु पर ही ट्रायल क्यों किया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं। वो ये कहते हैं कि विनियमित ट्रायल की अनुमति दी जाए। अनस्क्रूपलस आप ट्रायल पे ट्रायल करते चले जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। सोच समझकर रेगुलेटेड ढंग से ट्रायल कीजिए। माना कि मानव जीवन महत्वपूर्ण है और पशुओं पर ट्रायल किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना जब चाहे मन करते रहे। तो स्वास्थ्य अधिकार मंच बना भारत संघ के एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्लिनिकल ट्रायल पर कैसी अनुमति दी? क्लिनिकल ट्रायल पर विनियमित ट्रायल की अनुमति दी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 भी बना है, जिसे जुलाई 1982 में संशोधित किया गया और ये मानव से भिन्न सभी प्राणियों पर लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 48 में भी ये कहा गया है कि राज्य गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी यह पर्यावरण का हिस्सा है और इनको कहीं ना कहीं हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। अब कुछ ऐसी पशु प्रजातियां होती हैं जिनको हम नाशक कहते हैं, यानी ये बहुत उपयोगी भूमिका नहीं निभा पाते, ऐसा हमारी समझ अभी कहती है, ऐसा मनुष्य अभी समझ पा रहा है। बहुत से पशु ऐसे हैं जो हमारे उपयोगी पशुओं और फसलों को नष्ट करते रहते हैं, बीमारी फैलाते हैं, जैसे जंगली सुअर, नीलगाय, बंदर और अन्य छोटे छोटे जंगली खतरनाक जीव। हमें अभी नहीं पता कि क्या इनसे कोई लाभ मिलता है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, चलो भाई मान लिया। कभी कभी यह जीव मनुष्यों द्वारा अपने बचाव में मारे जाते हैं। अब नीलगाय मुझे मालूम है कि ये कोई उपयोगी नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि इसको मार दिया जाना चाहिए। कभी कभी इन्हें सामूहिक रूप से मारने का अभियान भी चलाया जाता है। आपने कभी कभी हो सकता है सुना हो कि चूहों को मारने का अभियान चलाया जा रहा है, बंदरों को पकड़ने का मारने का अभियान चलाया जा रहा है। तो अब यहां नैतिक प्रश्न आता है कि क्या हमें इनको मारने का अधिकार है? क्या ऐसे असहाय जानवरों को मारना उचित है? ये एक नैतिक प्रश्न हमारे सामने है। अलग अलग बातें हैं। आप इसके बारे में ये कह सकते हैं कि साहब हाँ, क्योंकि तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो इसको हमें मारने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये समाज मनुष्य केंद्रित हो गया, हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो हम अपनी आत्मरक्षा में मार देंगे। मारने के विपक्ष में भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो ये कह सकती हैं कि साहब उन्हें भी दुख दर्द होता है, उनके अंदर भी संवेदनाएं हैं, तो हमें आखिर कौन ये अधिकार देता है कि प्रकृति ने कुछ बनाया है तो उसको हम नष्ट कर दें। गांधीवादी नैतिकता के अनुसार एक स्वस्थ पर्यावरण विकसित करने के लिए जितनी भी पर्यावरणीय बातें हैं या उसके अंग हैं, जो इकोसिस्टम है, उसको हमें डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार नहीं है। यह तभी संभव हो पाएगा जब हम इस तरह के पशुओं को भी नष्ट न करें। पक्ष क्या कहता है कि मानव हित सर्वोपरि है, मानव के लिए ये पशु साधन मात्र है और पशु नैतिक संविदा करने में सक्षम नहीं है।
पशु इसीलिए नैतिकता की परिधि से बाहर हैं और इन्हें मानव हित में माना जा सकता है। दूसरा, विपक्ष ये कहता है कि पशु भी अपने अस्तित्व की चेतना रखते हैं, उन्हें भी मालूम होता है कि ये उन पर हमला हो रहा है और वो अपनी जान कैसे बचाएं। दुख दर्द महसूस करते हैं, उनके भी कुछ नैतिक अधिकार हैं, ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। अगर हम इनको नहीं संरक्षित करेंगे तो हम प्राकृतिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाएंगे और जैव विविधता को भी हमें बनाए रखना चाहिए। गांधीवादी लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य और अन्य जीव जगत के बीच सहयोग और सामंजस्य पर्यावरण विकास के लिए आवश्यक है। अब आइए देखें कि ये पेटा क्या है। पेटा है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा एक पशु अधिकार संगठन है जो अमेरिका में मार्च 1980 में एस्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। मनुष्य द्वारा स्थापित संगठन, किसके लिए? पशु के अधिकारों के लिए। उद्देश्य पशुओं की सुरक्षा करना तथा अन्यों को इसके लिए प्रेरित करना। मैं रक्षा करूंगा और मैं दूसरों को प्रेरित भी करूंगा। यह भारत में भी कार्य करता है। अमेरिका में सेना के इंडोर फायरिंग में कुत्तों का प्रयोग होता था, जिससे कुत्तों की मौत हो जाती थी। पेटा यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के प्रयास से इसको बंद करा दिया गया। अमेरिका में बहुत से बूचड़खानों को बंद कराया गया। पेटा भारत में सन 2000 में आया और तब से ये लगातार काम कर रहा है। यह प्रयोगशालाओं, खाद्य उद्योग, चमड़े के व्यापार और मनोरंजन में पशुओं के प्रयोग और इससे जुड़ी हुई बातों पर, मुद्दों पर कार्य करता है। आइए देखते हैं कि इससे जुड़े हुए कुछ न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय क्या हैं। एंजल ट्रस्ट बनाम भारत संघ में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पशु अत्याचार के खिलाफ नियमों को और कड़ा करने की आवश्यकता है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 भी है और 26 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा गौ हत्या के विरोध में बनाए गए कानूनों को भी बरकरार रखा। तो इतनी बातें हुई दोस्तों पर्यावरणीय नीति शास्त्र के बारे में। अगली बात है हमारी व्यावसायिक नीति शास्त्र की। व्यावसायिक नीति शास्त्र में हम ये देखेंगे कि जो बिजनेस किया जाता है वहां एथिक्स या नीति का क्या अर्थ है। क्या व्यवसाय को हम खुला छोड़ दें? क्या व्यवसाय में कहीं कोई नीति की आवश्यकता नहीं होगी? इसको हमें समझना होगा। व्यवसाय भी पर्यावरण से, माने अपने वातावरण से कुछ लेता है और अपने वातावरण को कुछ देता है। यानी व्यवसाय भी लेन देन में ही लगा हुआ है और इसी लेन देन की प्रक्रिया में व्यवसाय अपने लिए कुछ बचा लेता है, जिसको हम व्यवसाय का लाभ कहते हैं। तो जब व्यवसाय लगातार कुछ ले रहा है और दे रहा है, तो लेने में भी और देने में भी नैतिकता आवश्यक है। यहां उपभोक्ताओं और फिर कर्मचारी जो व्यवसाय में काम कर रहे हैं, इनके प्रति भी व्यवसाय का कोई उत्तरदायित्व होगा। उस संदर्भ में भी हमें नैतिकता को देखना चाहिए। हमारे पास कोई एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जो यह देख पाए, जो बता पाए कि व्यवसाय को कैसे किया जाए। उपभोक्ताओं के प्रति व्यवसाय के क्या कर्तव्य हैं, कर्मचारियों के प्रति व्यवसाय के क्या कर्तव्य हैं, इन सब के बारे में हमें समझना चाहिए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम ये कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। काहे के लिए? व्यावसायिक नीति शास्त्र के लिए। जैसे बुनियादी ईमानदारी, ऑनेस्टी चाहिए, सिद्धांतों का पालन। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत वह है जो प्राकृतिक है, जिनका पालन करने पर कुछ निश्चित परिणाम हमें मिलते हैं। और अगर यदि परिणाम सुखकर नहीं है, यदि परिणाम आपको स्वीकार्य नहीं है लार्जर बेनिफिट के लिए, तो फिर वो आप एक्शन मत लीजिए, वो काम मत कीजिए। अभी कुछ दिन पहले जब मैं कुछ मित्रों से चर्चा कर रहा था, कुछ विद्यार्थी भी थे उसमें, तो लोगों ने कहा कि साहब कोरोना पीरियड में आईटी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हुआ और
कोरोना दोबारा आ जाएगा तो ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम करेगी। तो कुछ लोग जो आईटी से जुड़े हुए थे, उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। यह देखते ही मैंने उनसे कहा कि मित्रों, आइए इसको समझें कि क्या ऐसा संभव है कि समाज का, अर्थव्यवस्था का कोई एक अंग विकसित होता जाए जबकि दूसरे अंग विकसित ना हो। देखिए, आपको जवाब खुद मिल गया, ऐसा संभव नहीं है। किसी भी इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स जब ग्रो करेंगे तभी विकास स्थायी हो पाएगा, अन्यथा विकास स्थायी नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको हमें समझना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा, अब बड़े बड़े शहरों में तो मॉल होने लगे, बड़ी बड़ी दुकानें होने लगी, वहाँ पर कहीं गणेश लक्ष्मी जी का स्थान उतना नहीं होता और कहीं आपको शुभ लाभ लिखा हुआ शायद न दिखाई पड़ता हो। पर छोटे शहरों में और गांवों में तो आपको लगभग प्रत्येक दुकान पर शुभ लाभ लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये शुभ लाभ क्या है? यानी लाभ तो चाहिए, लेकिन कौन सा चाहिए? शुभ चाहिए, जो सिद्धांतों के पालन के परिणाम स्वरूप मिले। यदि अशुभ है तो नहीं चाहिए। माने हमें आह के साथ लाभ नहीं चाहिए, हमें वाह के साथ लाभ चाहिए। हमें ऐसा लाभ चाहिए जो सुखकारी हो, जिस व्यक्ति से हम व्यवहार कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, वह भी इस ट्रांजैक्शन से कुछ लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वह भी इसके लिए हमें आशीर्वाद देगा। तो वो शुभ लाभ है, बाकी शुभ लाभ नहीं है, बेईमानी वाला नहीं है। तो सिद्धांतों का पालन हमें करना होगा। उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता के बारे में भी हमें समझना होगा। हम ऐसा उत्पाद अपने ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को दें जो सुरक्षित हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अपने कर्मचारियों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए, ग्राहकों के लिए हमें कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह भी देखना होगा कि आपसी हित न टकराएं। ग्राहकों के हित कुछ और हैं, कर्मचारियों के हित कुछ और हैं, प्रबंधकों के हित कुछ और हैं, निवेशकों के हित कुछ और हैं, सरकारी कर्मचारियों के हित कुछ और हैं, और हमें इन सारे हितों में संतुलन साधना होगा। इस तरह से हितों के टकराव से हमें बचना होगा। हमें अवसर दिया है ईश्वर ने कि हम अपने यहाँ कर्मचारियों को रख पाएं, तो इस भर्ती में, इस कर्मचारियों को रखने की प्रक्रिया में भी हमें पारदर्शिता अपनानी होगी और बाजार की उचित विक्रय प्रणाली को प्रोत्साहन देना होगा, बढ़ाना होगा। व्यावसायिक नीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? एक तो है उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता। हम कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। काहे के लिए? उच्च स्तरीय प्रबंधन की। कौन सा मैनेजमेंट करेंगे? जो हाई क्वालिटी का होगा। मूल्य आधारित प्रबंध अनुकरणीय होता है, उदाहरण हो जाता है, उदाहरण के तौर पर उसे दूसरे लोग भी मानते हैं और उसका पालन करते हैं। व्यक्तियों के निर्णय व कार्य तथा इकाई के मानकों के बीच संगत स्थापित करने के लिए हमें कुछ अनुपालन तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। उन पहलुओं में ऐसा लगता है कि कुछ अंगों को लाभ हो रहा होगा, कुछ को अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा है, कुछ को कष्ट हो रहा होगा, इत्यादि इत्यादि। तो हमें करना क्या है? हमें संगत स्थापित करनी होगी और इसके लिए अनुपालन तंत्र बनाना होगा। वास्तव में व्यावसायिक नीति शास्त्र किसी संस्था के उस नैतिक उत्तरदायित्व का विश्लेषण करता है जो संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं के प्रति उत्पन्न होते हैं। मेरी जिम्मेदारी थर्ड पार्टी कौन कौन हो गई? मेरा कंज्यूमर, ग्राहक, मेरे साथ काम करने वाला कर्मचारी वो, और जिससे मैं माल खरीद रहा हूं वह भी। मेरी जिम्मेदारी इन सब के प्रति होती है। जिसे कैसे समझा जा सकता है? उपभोक्ताओं के संदर्भ में व्यावसायिक नैतिकता, कर्मचारियों के संदर्भ में व्यावसायिक नैतिकता, प्रबंधकों के संदर्भ में व्यावसायिक नैतिकता और निवेशकों के संदर्भ में व्यावसायिक नैतिकता। एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात हम समझते हैं। वैसे तो आप इन चारों पॉइंट्स को समझते ही ये जान गए कि कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हमारे सामने आ सकती हैं। उपभोक्ताओं के संदर्भ में जो व्यक्ति ग्राहक है और जो मांग रहा है, जो लेने आया है,
आपको उसे वही देना चाहिए, या अगर वो अपनी कोई आवश्यकता बता रहा है, उसे नहीं पता कि उसे क्या लेना है, लेकिन उसे अपनी ज़रूरत पता है कि मुझे ये चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो वस्तु या सेवा सर्वाधिक उपयुक्त हो वह आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको धोखा नहीं देना चाहिए। ये कुछ एक व्यावसायिक नैतिकता की बात हुई। एक पॉइंट मैंने आपको दिया, बाकी जब अपने नोट्स बनाएंगे तो आप स्वयं इस पर कुछ लिखें। मित्रों, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि मैं और मेरे जैसे तमाम अध्यापक या पुस्तकें आखिर कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि आपको किसी एक विषय के बारे में सेंसिटाइज कर दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कि ये है क्या। जैसे ही हमने आपको सेंसिटाइज करते हैं, बताते हैं कि ये है क्या, वैसे ही आपका दिमाग काम करने लगता है। जब आपका दिमाग काम करने लगता है तो आप उससे जुड़ी हुई और बहुत सारी बातें समझ पाते हैं, और पुस्तकों को देख पाते हैं, समाचार पत्रों को पढ़ पाते हैं। जब न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो भी तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती रहती हैं, और इसके आधार पर आप अपने नोट्स बनाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दूसरे परीक्षार्थी से कैसे भिन्न हैं, कैसे श्रेष्ठ हैं, कैसे बेहतर हैं। इसके लिए किन्हीं रटाए रटाए नोट्स से, किसी एक पुस्तक से या किसी एक अध्यापक से काम नहीं चलेगा। हम आपको सेंसिटाइज कर रहे हैं, यथासंभव सामग्री सुलभ करा रहे हैं, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए और अपने ढंग से चीजों को लिखिए, अपने ढंग से चीजों को समझिए और अपने ढंग से लिखिए। तो फिर आइए देखें कि कर्मचारियों के संदर्भ में क्या व्यावसायिक नैतिकता है। शोषण ना हो, कार्य की सुविधाएं बेहतर मिलें, उनको भावनात्मक, आर्थिक, भौतिक सुरक्षा मिले। प्रबंधकों के संदर्भ में नैतिकता क्या है। जो मैनेजर है वो काहे में इंटरेस्टेड है। और देखिए, वो एक बेचारा अजीब फंसा हुआ आदमी है जो प्रबंध करता है। वो जवाबदेह है निवेशकों के प्रति। निवेशक कहता है कि साहब मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना चाहिए। वो जवाबदेह है कर्मचारियों के प्रति, क्योंकि कर्मचारी उम्मीद करते हैं कि ये उनका ध्यान रखेगा। वो जिम्मेदार है उपभोक्ताओं के प्रति। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता समझता है कि मैनेजर सर से हमने बात कर ली है तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो प्रबंधकों के संदर्भ में भी ये एक दुविधाजनक स्थिति है कि उसको किसके पक्ष में काम करना है। तो उसकी अपनी कोई नैतिकता है, कहीं ना कहीं कोई संतुलन स्थापित करके काम करेगा। और निवेशकों के संदर्भ में व्यावसायिक नैतिकता है। क्या निवेशक की तरह से मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे अपनी पूंजी पर बहुत पैसा मिल जाए, बहुत सारा रिटर्न मिलने लगे? ऐसा संभव नहीं है। तो उनकी भी अपनी नैतिकता है। क्या नैतिकता है? कि एक सामान्य लाभ उनको मिलता रहे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हमारे सामने हैं। टाटा एंड सन्स बनाम साइरस मिस्त्री का मामला बहुत चर्चित रहा। 2021 का मामला है। मिस्त्री समूह में 18.37% हिस्सेदारी चाहते थे, और ये चाहते थे कि इसको पब्लिक लिमिटेड बना दिया जाए। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, टाटा सन्स के पास सारे अधिकार होते हैं। लेकिन ये साइरस मिस्त्री चाहते थे कि एक तो उनका समूह है, उसको कुछ शेयर ज्यादा मिल जाए, दूसरी बात ये इसको लिमिटेड बनाना चाहते थे। तो टाटा समूह ने अपनी उच्च स्तरीय बैठक में मिस्त्री के आचरण को व्यावसायिक नैतिकता के विरुद्ध मानते हुए कंपनी के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया, और न्यायालय ने इसे उचित माना। अगला एक बहुत चर्चित कंपनी का मामला है और जो लगातार चर्चा में रहता है, वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो बहुत सस्ते में सामान देती है। कैसे दे देती है? तो लोग कहते हैं कि आपूर्तिकर्ताओं पर कम कीमत पर आपूर्ति करने का दबाव डालती है और स्वयं ऊंची कीमतों पर सामान बेचती है। यद्यपि दूसरों की तुलना में यह सस्ता देती है, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं से बहुत सस्ता लेती है और काफी मुनाफा जोड़कर बेचती है। कर्मचारियों को समय पर वेतन और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देती है। रिश्वत देकर अपने पक्ष में लॉबिंग भी कराती है, यानी सरकारें इसके पक्ष में बात करती हैं। तो दोस्तों, इस तरह के मुद्दे भी हमारे सामने लगातार आते रहते हैं। एक और प्रमुख मुद्दा आया चंद्रा कोचर से जुड़ा हुआ। आईसीआईसीआई की पूर्व प्रबंध निदेशक, इन्होंने अपने पति दीपक कोचर को 3,250 करोड़ का
ऋण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने किन्हीं कंपनियों को भी मानकों को पूरा न करने के बाद भी ऋण दिया, तो बैंक ने इस कृत्य को अनैतिक मानते हुए कोचर को बर्दाश्त कर दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कोचर की बर्खास्तगी को सही ठहराया। ये तो हुई बातें दोस्तों व्यावसायिक नीति शास्त्र की। आइए अब देखते हैं कुछ मीडिया से जुड़ा हुआ नीति शास्त्र या मीडिया एथिक्स। मीडिया क्या करता है? मीडिया जगह जगह से सूचनाएं, समाचार इकट्ठा करता है और मेरे और आपके तक पहुंचाता है। अगर मीडिया ना हो तो मुझे और आपको इन सारी बातों के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो सूचनाओं को जुटाने और प्रस्तुत करने के तरीके, साधनों, उन उचित और अनुचित से जुड़े हुए तमाम प्रश्न मीडिया नीति शास्त्र कहलाते हैं। मीडिया नीति शास्त्र में श्रोताओं या दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाता है और नैतिक सिद्धांतों और मानकों का अध्ययन करके हम ये तय करते हैं कि मीडिया को कैसा व्यवहार करना चाहिए। यही मीडिया नीति शास्त्र है। मीडिया के बहुत सारे रूप हैं जिनको हम लगातार देखते रहते हैं। ज़्यादातर तो आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अखबार भी है, मैगजीन्स भी हैं, तो प्रिंट मीडिया है, कला है, थिएटर है। तो मीडिया को हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। अब अगर यही नैतिक नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी कभी ये देखने में आता है कि मीडिया अपने निजी हितों का पोषण करने लगता है। जो बिजनेसमैन है या जो ग्रुप है जो इस चैनल को चला रहा है, वह अपने हितों के लिए काम करने लगता है और जब वो अपने हितों के लिए काम करने लगता है तो फिर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो गिर जाता है। तब फिर यहां ईमानदारी नहीं रह जाती और पारदर्शिता के साथ सूचनाओं को इकट्ठा करना और उपयोगी सूचनाओं को, महत्वपूर्ण सूचनाओं को बिना लाग लपेट के अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाना मीडिया की जो जिम्मेदारी है वह अधूरी रह जाती है। कभी कभी यह भी देखने में आता है कि सूचनाओं के आदान प्रदान में पक्षपात मीडिया करता है। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि मीडिया की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा और इसी नैतिकता अनैतिकता का विश्लेषण मीडिया का नीति शास्त्र है। यह हमारे लिए विषय वस्तु है। यूं तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय देने की स्वतंत्रता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह राय जो दी जाएगी, इसका जो अधिकार है वो बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी राय रखना भी सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय देने की स्वतंत्रता है। इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी राय रखना शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 19 के अनुसार है। तो ये है हमारी वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की स्थिति। महात्मा गांधी ने कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सेवा भाव होना चाहिए। समाचार पत्रों में महान शक्ति होती है, लेकिन जिस तरह से जल की एक मुक्त धारा भी देश के पूरे तटीय क्षेत्र को जलमग्न कर देती है और फसलों को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार एक अनियंत्रित कलम पूरे देश को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। इतनी बड़ी बात बापू ने कही कि जैसे कोई अनियंत्रित जो मुक्त जलधारा है, ये है देखिए मुक्त जलधारा, एक बार फिर से अंडरलाइन करता हूं, किसकी तुलना कैसे की जा रही है? जल की एक मुक्त धारा जिसको बांधा नहीं गया तो बहती चली जा रही है। जब बहती चली जाएगी तो क्या होगा? पूरे तटीय क्षेत्र को जलमग्न कर देगी। ठीक उसी तरह से दोस्तों क्या हो रहा है? एक अनियंत्रित कलम कहां कहां नुकसान पहुंचाएगी, पूरे देश को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। यानी पत्रकारिता में नैतिकता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां महात्मा गांधी ने यह बात हमारे सामने स्पष्ट की और हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में मीडिया को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है।
मीडिया द्वारा सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार की सूचनाओं का आम जनता तक आदान प्रदान किया जाता है, ये बात हम जानते हैं। सरकार के फैसलों को आम जनता तक पहुंचाती है ये मीडिया। इन फैसलों की सराहना भी की जाती है और आलोचना भी की जाती है। मीडिया इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस प्रकार मीडिया आम जनमानस तथा सरकार प्रशासन के बीच मध्यस्थ का कार्य कर रहा है। यहां पत्रकारिता के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? ईमानदारी का व्यवहार कहां? तथ्यों के एकत्रीकरण और आदान प्रदान में। जो है जैसा है उसको वैसे ही रखा जाए, ईमानदारी का व्यवहार किया जाए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो बेजुबान लोगों की आवाज बने, सूचनाओं के सही स्रोत का इस्तेमाल करे और अपने उत्तरदायित्व के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे। सूचना के अधिकार हेतु दबाव से मुक्त होकर कार्य करे। युक्त नहीं है, इसको दबाव से मुक्त होना होगा। सूचना के अधिकार हेतु दबाव से मुक्त होकर कार्य करे, अपने कर्तव्यों में पारदर्शिता का परिचय दे। जो नैतिकता का क्षरण हो रहा है वो क्या है? ये कैसे है? पेड न्यूज, हमने पैसा दिया, न्यूज चलने लगी। फेक न्यूज, हमने गलत न्यूज चलानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि हमें दर्शकों की संख्या में वृद्धि चाहिए, टीआरपी कहते हैं। सनसनीखेज खबरें, अब हम ऐसी खबरें देते हैं जिससे लोगों को हम अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। और ये जो फेक न्यूज है या जो सनसनीखेज खबर है वो क्यों हम कर रहे हैं, या खबरों को हम भ्रामक रूप से पेश कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टीआरपी बढ़ानी है। अब ये टीआरपी क्या है, इस पर भी मेरा एक वीडियो अलग से है, वो आप जब चाहेंगे तो देख पाएंगे। हम यहाँ विषय से भटकना नहीं चाहते। मैं तमाम बातें ऐसी आपसे कर रहा हूं जो हम एथिक्स के पेपर में जो सीधे जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे कोलेट्रल या उससे जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं आपका आह्वान करता हूं, आपको आवाज देता हूं कि स्वयं पढ़िए। मैं अपने छोटे छोटे वीडियो लगातार बनाकर डाल रहा हूं, आपको ये मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे और वहां ये देखते रहिए कि किसी बात को कैसे परिभाषित किया गया है। यदि मैं अभी टीआरपी परिभाषित करूं या मैं कुछ भी इस तरह की बात करूं तो मैं पूरा ध्यान उस पर लगा देता हूं, और जैसे ही मैं उस पर पूरा ध्यान लगाता हूं तो ना तो मैं उसके साथ न्याय कर पाता हूं और ना इस समय में जो आपसे बात कर रहा हूं उसके साथ न्याय कर पाता हूं। इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस में अलग बनाकर आपके लिए डाल रहा हूं। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग भी एक नैतिकता का क्षरण है। किसी विशेष पक्ष का समर्थन करना, एक तरफा मीडिया ट्रायल करना, ब्लैकमेलिंग करना, न्यूज स्टोरी में हेरफेर करना और दुर्भावनापूर्ण मानहानि की रिपोर्ट करना, इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं। आप भी देख रहे होंगे। और यदि आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है बच्चों, तो मित्रों इसको देखिए जरूर कि कैसे किसी एक न्यूज को बहुत सेंसिटिव बना दिया जाता है और कैसे उस न्यूज की मदद से टीआरपी बढ़ाई जाती है। ये प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। यहां इसके लिए एक शब्द है, पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म। समाचारों को टीआरपी बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत करना इज येलो जर्नलिज्म। यहां निजता का उल्लंघन भी हो रहा है। मुझे प्राइवेसी चाहिए, मेरे बारे में आपको इतनी बात करने का अधिकार नहीं है। तो मीडिया लोगों के निजी जीवन में भी ताक झांक करने लगता है, जो नैतिकता का उल्लंघन है। अभी एक छोटी सी स्टडी अभी हम देखते भी हैं। स्टिंग ऑपरेशन का कार्य भी मीडिया के लोग करने लगे हैं, जो मीडिया की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जाहिर है कि यह भी टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। 2009-10 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इंडिया न्यूज तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच अपने पक्ष में चुनावी कैंपेन कराने का आरोप लगा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में भी कुछ खास न्यूज चैनलों तथा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पर साठगांठ कर केजरीवाल जी की छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगा था। इस तरह के आरोप लगातार राजनीतिक पार्टियों पर लगते रहते हैं, एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियां लगाती रहती हैं। 1997 में ब्रिटिश राजकुमारी डायना की कार दुर्घटना में मृत्यु हुई। क्यों हुई? क्योंकि पत्रकारों द्वारा उनकी निजी जिंदगी में ताक झांक करने के लिए
पीछा किया जा रहा था। उन्होंने तेजी से कार चलाना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और राजकुमारी की मृत्यु हो गई। इस घटना से मीडिया की पूरे विश्व में निंदा हुई और माना गया किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में दखल देना अनैतिक है। टीवी चैनल के एंकरों द्वारा हेट स्पीच पर सितंबर 2022 में यह निर्णय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस तरह के मामलों में सरकार मूक दर्शक है, उसे यह सब रोकने के लिए विधि आयोग की सिफारिश के अनुरूप कानून बनाना चाहिए। किसके लिए कानून बनाना चाहिए? जो नफरत फैलाने वाली बयानबाजी पर रोक लगाए। लगातार मैं और आप टीवी चैनल्स पे नफरत फैलाने वाली बयानबाजी देख रहे हैं और इसकी आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इसकी कोई सीमा है। कहीं तक भी आप चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, यह असीमित नहीं है। पत्रकारों को अपनी लक्ष्मण रेखा का ज्ञान होना चाहिए। मनु शर्मा बनाम एनसीटी दिल्ली 2010 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मीडिया ट्रायल द्वारा निष्पक्ष जांच में बाधा न पहुंचे। आपने देखा होगा कि ये जो मीडिया ट्रायल जैसी चीज है, यह भी जनमानस को और वास्तविक इन्वेस्टिगेशन को नुकसान पहुंचाती है। मीडिया कोई निर्णय ले लेता है, कोई निष्कर्ष निकाल देता है, उसके पक्ष में बहुत सारे तथ्य सबूत पेश करने लगता है और तब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी इससे प्रभावित होने लगती हैं। इसको हम कहते हैं मीडिया ट्रायल। तो मनु शर्मा बनाम एनसीटी दिल्ली 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मीडिया ट्रायल द्वारा निष्पक्ष जांच में बाधा न पहुंचे और न ही किसी तरह के से अभियुक्त के बचाव के अधिकार का हनन होना चाहिए। टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से मीडिया के प्रति दर्शक की आस्था को चोट पहुंचेगी। आपने देखा, आपने अनुभव किया कि अब एग्जिट पोल कब दिखाया जाता है? जब पूरी पोलिंग खत्म हो जाती है। उससे पहले एग्जिट पोल की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। पहले क्या होता था? एग्जिट पोल के माध्यम से वोटर्स को प्रभावित किया जाता था, उस पर भी रोक लगाई चुनाव आयोग ने। तो इस तरह से मीडिया कर के जो ऊपर तरह तरह की नियंत्रण की स्थापना की आवश्यकता है और मीडिया नैतिकता की भी जरूरत हमें कहीं है। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र में हम बहुत सारे क्षेत्रों को देख चुके हैं और आइए अब देखते हैं अगला क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं खेल नीति शास्त्र। ओहो, यानी खेल में भी कोई नीति शास्त्र जैसी चीज अब लग रही है। आखिर खेल में नीति शास्त्र की आवश्यकता क्या पड़ सकती है? खेल का कोई प्रयोजन है, उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए अगर किन्हीं मानकों, आदर्शों, सिद्धांतों का पालन किया जाएगा तो वो उद्देश्य प्राप्त हो पाएगा। और अगर मानकों का, नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो जो खेल के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति कठिन हो जाएगी। तो इसीलिए हमें खेल के बारे में भी कुछ नीतियां बनानी पड़ती हैं और जब नीति बनानी पड़ती है तो नीतियों का शास्त्र हो जाता है। खेल नीति शास्त्र खेल के नियमों, खिलाड़ियों के आचार व्यवहार, प्रशिक्षकों के आचरण और फिर इसके ऊपर खेल संगठनों के नियमों और विनियमों का अध्ययन करते हैं। यानी हम देखते हैं कि जो खेल संगठन है वो अपना काम कैसे करें, प्रशिक्षक अपना काम कैसे करें और जो खिलाड़ी है वो काम अपना कैसे करें। खेलों में भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो खेल प्रेमियों का, आम जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और तब आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ा गलत हो गया, अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ओ हो, इस तरह की बात की खिलाड़ी ने, तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यानी आप समझते हैं कि खेल की भावना क्या है, खेल क्यों खेला जा रहा है। जब कुछ घटनाएं सुखद एहसास कराती हैं, कौन सी घटना? देखिए, घटना मैं आपके लिए लाया हूं। रियो ओलंपिक के दौरान न्यूजीलैंड की महिला धावक और अमेरिका की महिला धावक
आपस में टकरा गई। अमेरिका की जो महिला धावक थी उनको ज्यादा चोट लगी। क्या हुआ? न्यूजीलैंड की महिला धावक ने तब तक दौड़ पूरी नहीं की जब तक अमेरिका की धावक संभल कर दौड़ने लायक नहीं हो गई। वाह, यह हुई मित्रों खेल की भावना। इस घटना की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई। कोई नियम ऐसा नहीं कहता, कोई आचार संहिता नहीं कहती, लेकिन खेल की भावना यही कहती है। दूसरी ओर विभिन्न खेलों में खिलाड़ी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न औषधियों का प्रयोग करने लगे हैं। अवैध तरीके से शक्तिवर्धक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए अब तरह तरह के टेस्ट खेल संघ कराने लगे हैं। ये खेल नैतिकता के विरुद्ध है कि आप अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अप्राकृतिक रूप से कुछ औषधियों इत्यादि का इस्तेमाल करें। कुछ वर्ष पहले रूस के 3 खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था और ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी प्रतिबंधित दवा का सेवन किया था। ये दोनों ही घटनाएं हमारे लिए खेल में नैतिकता की विषय हैं। क्या सही है और क्या गलत है, इसको हमें समझना होगा। खेल नीतिशास्त्र और जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं, नीति शास्त्रीय सिद्धांत हैं, इनमें कुछ हम सामंजस्य देख सकते हैं। कैसा? एक तो है प्रयोजनवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी किया जा रहा है वो छल नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। साधन महत्वपूर्ण नहीं है, प्रयोजन महत्वपूर्ण है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार जीतने के लिए कुछ भी किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। दूसरा है परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत। इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। यानी यहां परिणाम या लक्ष्य की प्राप्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि साधन उचित होना चाहिए। आप औषधि लेने के अधिकारी नहीं है। इससे पूर्व सिद्धांत में तो हम ये कह सकते हैं कि आप चाहे जैसे कह लिए, हमने औषधि ली, आप भी औषधि ले लीजिए। बात यह है कि ये तो फ्री स्टाइल है, जो जैसा चाहे कर ले लेकिन जीते, यानी प्रयोजनवादी या परिणाम के अनुसार इसकी बात हो रही है। और दूसरा परिणाम निरपेक्ष, यानी परिणाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहां खेलों में खेल नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने पर बल दिया जा रहा है और अनुचित साधनों के प्रयोग की निंदा की जा रही है। और तीसरा फिर वही सद्गुण सिद्धांत, एक परिणाम सापेक्ष, एक परिणाम निरपेक्ष और तीसरा सद्गुण। माने आप अपनी वर्चूज के साथ रहिए, आप अपने सद्गुणों के विकास पर ध्यान दीजिए। जब आप में सद्गुण रहेंगे तो वो नैतिक बने रहेंगे और मनुष्य सद्गुणों का जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रयोग कर सकता है, चाहे वो खेल हो या अन्य कोई क्षेत्र हो। इन सद्गुणों का उपयोग कैसे हम खेल के क्षेत्र में कर सकते हैं, आइए देखते हैं। निष्पक्षता, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन भेदभाव व्यवहार से दूर रहें। अक्सर आपने सुना होगा कि खिलाड़ियों के चयन पर बहुत वाद विवाद हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये माना जाता है कि खेल संघों ने खिलाड़ियों का चयन स्वतंत्र ढंग से नहीं किया। इसी की तरह दूसरा है खेल के प्रति निष्ठा। व्यक्ति के प्रति निष्ठा नहीं है, टीम के प्रति निष्ठा नहीं है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं है। ये सब निष्ठाएं हैं, लेकिन पहली निष्ठा किसके प्रति है? खेल के प्रति। किसी भी खिलाड़ी से अपेक्षा की जाती है कि वह सत्यता के साथ खेलों के प्रति निष्ठा का भाव रखे, अर्थात खेल के नियमों की मूल भावना, खेल की मूल भावना का ध्यान रखे। जैसा कि अब हमने देखा कि एक खिलाड़ी के चोटग्रस्त होने पर दूसरे खिलाड़ी ने कैसे उसकी मदद की। तीसरी बात है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का अभिप्राय क्या है कि आप अपने जो भी खेल के क्रियाकलाप हैं उनमें उत्तरदायी होंगे और अपने कृत्यों के प्रति किसी और को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे। अपनी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए। सम्मान, अपना सम्मान तभी हो पाएगा जब आप कभी दूसरे का सम्मान करेंगे। इसके अनुसार खिलाड़ियों का यह कर्तव्य है कि वे विपक्षी टीम का भी सम्मान करें। यही खेल की भावना है। कैप्टन धोनी ने 2011 अप्रैल में भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई। आइए देखते हैं कि क्या हुआ।
कि टी टाइम के तुरंत पहले एक ओवर में बल्लेबाज ने अंतिम गेंद पर शॉट मारा और यह माना कि गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है और वो अब पवेलियन की ओर जाने लगे। क्यों? क्योंकि तो आखिरी बॉल थी, इसके बाद टी टाइम था, तो वो जाने लगे। लेकिन हुआ क्या था? हुआ यह था कि गेंद को फील्डर ने रोक लिया था। वो बाहर गई ही नहीं थी, गेंद तो फील्डर ने रोक ली थी। अब क्या हुआ कि तुरंत रन आउट कर दिया गया। बल्लेबाज को तो क्रीज छोड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय कप्तान ने यह कहते हुए कि रनर की गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ है, बल्लेबाज को फिर से बैटिंग के लिए वापस बुला लिया। इसको बेहतरीन खेल नैतिकता का उदाहरण माना जाता है। खेल जगत में और खेल प्रशंसकों द्वारा विश्व भर में इस निर्णय की प्रशंसा की गई। जिस प्रकार अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र में बहुत सारी बातें हम देखते आ रहे हैं, जैव नीति शास्त्र, पर्यावरण नीति शास्त्र, व्यावसायिक नीति शास्त्र और अभी अभी हमने देखा खेल नीति शास्त्र, उसी तरह से युद्ध नीति शास्त्र है। आपको याद होगा कि प्राचीन काल से ही युद्ध होने की बातें हम पढ़ते आए हैं और तभी से युद्ध की नैतिकता और अनैतिकता पर चर्चाएं, बहस होती आई हैं। महाभारत काल में हम जानते हैं, हमने तमाम सीरियल्स में देखा है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। यही वह सही और गलत का निर्धारण होता था। यहीं पर यह तय होता था कि जब शाम हो गई तो कोई किसी पर प्रहार नहीं करेगा। तो यानी युद्ध करते समय भी हमें कुछ नियमों का पालन न करना चाहिए। जैसे हमने यह भी पढ़ा है और सीरियल्स में देखा है कि किसी निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। जब भी इसका उल्लंघन किया गया तो इसको अनैतिक माना गया। तो युद्ध की नैतिकता यह मानकर शुरू होती है कि युद्ध एक बुरी चीज है और यदि संभव है तो इसे नहीं करना चाहिए, इसे टाल दिया जाना चाहिए। महाभारत में आपको मालूम है कि श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और 5 गांव देने का निवेदन किया। यानी माना गया कि अगर 5 गांव भी मिल जाएं तो युद्ध को टाला जा सकता है। अब पहली बात तो यह हो गई कि युद्ध को आइए टालते हैं, और मान लीजिए युद्ध नहीं टल पा रहा है तो फिर यह तय किया जाए कि युद्ध कैसे किया जाए। युद्ध नैतिकता का उद्देश्य यह तय करने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। अगर युद्ध अनिवार्य ही हो जाए तो नैतिक प्रश्न खड़ा होता है कि युद्ध को कैसे लड़ा जाए। आज भी जब युद्ध होते हैं, जो विश्व में तमाम युद्ध होते हैं, वहां युद्ध अपराध कुछ किसी चीज को घोषित किया जाता है, यानी युद्ध नैतिक नियमों के अनुसार नहीं लड़ा गया। युद्ध को न्याय संगत होने के लिए कुछ नियमों के अनुसार लड़ा जाना चाहिए। किनसे लड़ना नैतिक होगा? कभी कभी युद्ध में नागरिकों को भी क्षति आती है, यह अपराध है, यह अनैतिक है। कितने बल का प्रयोग करना नैतिक होगा? किस तरह के हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है? किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करने को अनैतिक माना जाएगा? जैसे हम कहते हैं कि परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। युद्ध में किसी भी प्रकार का हो, अंततः मानवता के लिए तो अभिशाप ही होता है, मानवता के लिए तो नुकसान ही होता है। तो हमें ये हमेशा देखना पड़ेगा कि युद्ध अनैतिक ना हो जाए। युद्ध में निरीह प्राणियों की भी हत्या होती है जिससे कोई उसका लेना देना नहीं है, और ऐसे युद्ध कितना न्याय संगत होंगे इसका नैतिक विश्लेषण हम निरंतर करते रहते हैं। 2003 में इराक और अमेरिका में युद्ध हुआ, जहां संयुक्त राष्ट्र की सहमति नहीं थी। बहुत सारे निर्दोष मारे गए, लाखों निर्दोष मारे गए। इराक तब से पटरी पर नहीं लौट पाया। युद्ध में अनावश्यक रूप से नरसंहारक हथियारों का प्रयोग किया गया। यह युद्ध आज भी नैतिकता के बहस का विषय बना हुआ है, कितना उचित था, कितना अनुचित था। इसी तरह 2011 में लीबिया में गद्दाफी को शासन से हटाने के लिए जो युद्ध किया गया,
उसमें भी व्यापक पैमाने पर जन धन की हानि हुई। यहाँ भी युद्ध की नैतिकता अनैतिकता के प्रश्न अभी भी चर्चा में हैं, अनसुलझे हैं। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और शुरू से ही इसमें नैतिकता और अनैतिकता के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप में किसी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया जाने वाला सबसे बड़ा हमला है। तमाम देश रूस के इस आक्रमण की निंदा कर रहे हैं। रूस को युद्ध का अपराधी माना जा रहा है। बहुत सारे नैतिक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं कि अपने से आर्थिक और सैन्य दृष्टि से कमजोर यूक्रेन पर इतनी बड़ी महाशक्ति पूरी शक्ति से युद्ध कर रही है, ये कहां तक उचित? युद्ध में निर्दोष महिला और बच्चे तमाम मारे जा रहे हैं, ये कहां तक उचित है? कुछ देशों की महत्वाकांक्षाओं के लिए युद्ध से विरत रहने वाले देशों को आर्थिक, सामरिक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से भी नुकसान पहुंच रहा है। न यूक्रेन है न रूस है, लेकिन विश्व को तो नुकसान हो ही रहा है। तो ये कहां तक उचित है? यद्यपि कुछ विचारक ये कहते हैं कि न्याय संगत आधार पर यदि युद्ध ठीक है तो उसकी अनुमति दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अन्य बड़ी बुराइयों की तुलना में कम बड़ी बुराई है। यानी युद्ध की नैतिकता के विषय में भी हम बात करते हैं। और अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र में जो अगला अंतिम फिलहाल हमने माना है वह है टेक्नो एथिक्स या तकनीकी नीति शास्त्र। अब ये देखें तकनीकी नीति शास्त्र आखिर क्या है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे सामने नए मुद्दे, नई समस्याएं आ रही हैं और जो तमाम नैतिक प्रश्नों को उठा रही हैं। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है वैसे वैसे नैतिकता का विषय हमारे सामने आता जा रहा है। ये जो तकनीकी नीति शास्त्र है ये टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, उसको दिखा रहा है। कैसे? जब भी हम कोई तकनीकी सॉल्यूशन ले लेते हैं, हमें कोई तकनीकी सहायता मिल जाती है, तो उसके साथ साथ कुछ और भी मिलता है। वो जो मिलता है वो क्या है? अब जैसे हम ये कहें कि कंप्यूटर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। आज मैं इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आपसे बात कर पा रहा हूं। आप अपनी सुविधा अनुसार इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। यानी हमें और आपको एक स्थान पर खड़े होने की, इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं रही और एक समय में एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं रही। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है तो मैं उतना वीडियो काट कर दूसरा वीडियो भी बना सकता हूं। ये सारी टेक्नोलॉजी ने हमें सुविधाएं दी। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? आंखों पर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। गर्दनें ऐसे झुकी चली जा रही हैं, कमर तिरछी हो गई है, तरह तरह की अन्य समस्याएं आ रही हैं। छोटा छोटा बच्चा भी आज दूध पीते समय मोबाइल देखता है, इसकी समस्याएं हैं। तो यह टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले पेशेवरों को प्रभावित करती है। उसके अलावा समाज और रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम सबको परेशान करती है। इससे जुड़े हुए तमाम सामाजिक, नैतिक और कानूनी मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। हम जैव नैतिकता में इन सब चीजों की चर्चा कर चुके हैं और हम समझते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहां आइए एक और बात देखते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर कंप्यूटर उस तरह से काम कर सकता है जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति काम करता है, तो फिर हमें कंप्यूटर को ऐसा करने की कितनी अनुमति देनी चाहिए? क्या कंप्यूटर ही सब कर ले? अब अगर ऐसा हो रहा है तो इससे नैतिक मूल्य प्रभावित होंगे। जब जब कंप्यूटर अपने समाधान देगा तो वो मानव द्वारा दिए गए समाधानों की तुलना में उतने परिपक्व नहीं हो सकते। तो फिर तकनीकी नीति शास्त्र प्रौद्योगिकी पर निर्भर गतिविधि के क्षेत्रों में नैतिक समस्या समाधान और निर्णय लेने में मदद करता है। ये बताता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सॉफ्टवेयर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक कंप्यूटर नियंत्रित या सॉफ्टवेयर द्वारा मानवीय कार्यों को करने का तरीका है।
अब दिक्कत क्या आ रही है? एक तो बेरोजगारी आ गई, सब मशीन ही करने लगे, तो आदमी क्या करे? आपने देखा कि पहले अगर कहीं नींव खुद रही होती थी, सड़क बन रही होती थी, तो कितने सैकड़ों मजदूर काम करते थे, लगातार सड़क बनाने का काम चलता रहता था। अब तो सब मशीनें आ गई, सब फटाफट फटाफट खोद देती हैं, बना देती हैं, रातों रात सड़क बन जाती है। इससे क्या हुआ? सड़क तो अच्छी बन गई, जल्दी बन गई, लेकिन बेरोजगारी आई कि नहीं आई? लोगों को काम मिलता? अब लोगों को काम नहीं मिल रहा है। वर्तमान समय में रोबोटिक्स और एआई को मिलाकर हम श्रमिकों का काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जीविकोपार्जन का जोखिम आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीक्रेसी, डेटा की गोपनीयता पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा रही है। अब मेरे पास एआई है, आपके पास एआई नहीं है। अब यह समाज में विषमता भी पैदा करेगा, भेदभाव व पक्षपात पूर्णता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे उपयोग किए जाने वाले डेटा में सारा डेटा क्या एक्चुअल होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा? क्या हम सारी बातों को इकट्ठा कर पाते हैं और कंप्यूटर में फीड कर पाते हैं? यह भी एक बड़ा भारी सवाल है। इसीलिए इससे होने वाले जो परिणाम है, जो रिजल्ट्स हैं, उनको भी हम ये नहीं कह सकते कि वो भेदभावपूर्ण नहीं है। हमें देखना चाहिए कि जब भी हम इस तरह की टेक्नोलॉजी का कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह सामान्य भलाई और मानवता के लाभ के लिए विकसित हो। इसमें निष्पक्षता और बोधगम्यता बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। सभी नागरिकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शिक्षित होने का अधिकार होगा, ताकि वो इसे समझ सकें कि उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। इस तरह की नैतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों के जो राइट टू नो है, जो डेटा उनके बारे में है, उस पर निर्णय का अधिकार होना चाहिए, जिससे गोपनीयता भंग न हो जाए। इसी तरह से कृत्रिम बुद्धि में इस तरह की चीजों को नहीं रखा जाना चाहिए जिससे मनुष्य को चोट पहुंचाई जा सके, विध्वंस किया जा सके, धोखा दिया जा सके। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस युग में जो समस्याएं हैं वो हैं व्यक्तिगत गोपनीयता, कॉपीराइट से जुड़ा हुआ मुद्दा, साइबर क्राइम और ऑलवेज ऑन कल्चर, माने आप हमेशा लगातार अवेलेबल हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ी भारी समस्या है, जिसके बारे में हमें कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। फेक न्यूज लगातार आ रही हैं। कैसे फोटो इधर से उधर करके पूरा बना देते हैं जो वास्तविक लगने लगता है। अब IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, अपने आप सारी सूचना जाती रहती है, हमें आपको पता ही नहीं चल पाता। डेटा कलेक्ट हो रहा है, हमारा आपको मोबाइल पता नहीं कौन कौन सी सूचनाएं कहां कहां किसको कैसे कब भेज दे रहा है। एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर, आप स्कैन होते रहते हैं, आपके शरीर के बारे में सब कुछ सबको पता चल गया। डेटा की प्राइवेसी नहीं है, गोपनीयता की बात मैंने की। अब एल्गोरिथम द्वारा मनुष्य पर नियंत्रण स्थापित हो रहा है और डेटा का इस तरह से गलत उपयोग किया जा सकता है। तो मित्रों, इस तरह से हमने तमाम अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के बारे में बात की। हमने बात कहां से शुरू की थी? हमने बात शुरू की थी कि नीति शास्त्र को हम कैसे अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, इसके आयाम क्या हैं। वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव, मेटा है, अधिनीति शास्त्र, नॉर्मेटिव एथिक्स है, मानकीय नीति शास्त्र, और फिर है अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र या एप्लाइड एथिक्स। और इसकी मदद से हमने एथिक्स के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं उन सब को हमने देखा। डिस्क्रिप्टिव देखा, मेटा देखा, नॉर्मेटिव देखा, और उसके बाद हमने एप्लाइड एथिक्स देखा। ये हुए मित्रों नीति शास्त्र के आयाम। आगे निरंतर हम इस यूनिट 1 की चर्चा कर रहे हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए।